बैंक्स में पड़ा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। तो बात है साल 1992 की, जब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता, जो स्टॉक को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट आदमी था। आज तो लोगों ने उसे हीरो बना रखा है, लेकिन असल में उसने 105 करोड़ के डिपोजिटर का पैसा दांव पर लगाया हुआ था और वो पैसा था SBI बैंक के अकाउंट होल्डर्स का। 2010 में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ, जब विजय माल्या का 10,000 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया और उसने भी दांव पर लगा रखे थे 22,000 करोड़ के डिपोजिटर का पैसा। और ऐसा आज से नहीं, हमेशा से होता आया है। हम मिडिल क्लास और गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर मुश्किल से पैसा कमाते हैं और उसे बैंक में रख देते हैं, ये समझकर कि वो हमारा पैसा है और बैंक इसे सुरक्षित रखेगा। पर नहीं, जिस वक्त आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, वो पैसा आपका नहीं बैंक का हो जाता है। फिर उस पैसे से चाहे बैंक किसी बड़े बिल्डर को लोन दे, किसी बड़े आदमी को फेक BR दे या LOC के नाम पर किसी एयरलाइन कंपनी को सारा पैसा दे दे, उस पे आपका कोई जोर नहीं होता। और जब आपको इसकी खबर मिलती है और आप दौड़ के बैंक जाते हो, तो आपको देखने मिलती है ये हजारों लोगों की लंबी लाइन, जो आप ही की तरह अपना पैसा लेने बैंक में आए हैं। डिमोनेटाइजेशन हो या PMC बैंक घोटाला, हर्षद मेहता स्कैम हो या कोविड आउटब्रेक, हर सिचुएशन में अगर किसी को निराशा हाथ लगती है ना, तो वो है मिडिल क्लास, जो बैंक्स को अपना मसीहा मानते हैं। दरअसल बैंक्स आपका मसीहा नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है, जो पैसों को इधर से उधर करने में एक्सपर्ट होता है। आप खुद ही देख लो, जब आप बैंक में कोई बड़ा लोन अप्लाई करने जाते हो, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन, तो बैंक आपको खुशी खुशी अंदर बुलाता है, आपसे प्यार से बात करता है वगैरह वगैरह, क्योंकि बैंक के पास एक सिक्योरिटी और 22 से 23% का इंटरेस्ट चल के खुद आया है। इसलिए वो कभी आपको ऐसे लोन्स के लिए मना नहीं करते। पर वहीं अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो या स्टार्टअप के लिए लोन अप्लाई करने जाते हो, तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई भीख मांगने आया हो, भले उस सेम बैंक में आपका अकाउंट क्यों ना हो और आपके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए भी क्यों ना पड़े हो। देखो, अगर आप भी यही सोच कर चल रहे हो कि बैंक में पैसा सेव करके आपका पैसा सेफ है और वो आपको अमीर बना देगा, तो मैं बता दूं, DICGC के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैंक दिवालिया होता है तो अपने डिपॉजिटर को सिर्फ 5 लाख रुपए देने के लिए लायबल है, यानी सिक्योरिटी की गारंटी तो यहाँ भी नहीं है। और रिच भैया 2-3% के रिटर्न में आज तक कौन सा आदमी अमीर बन पाया है, जरा ये बता दो। अमीर लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो बैंक में एक लिमिटेड अमाउंट रखकर अपना सारा पैसा लगाते हैं एसेट्स में। तो आज मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूँ जो आपको अमीर बनाने के रास्ते पर ले जाएंगे, जिसमें सबसे पहला एसेट आता है एसेट नंबर 1, द गॉड्स मनी। एक बहुत फेमस इंसान का कहना है कि मैं उस चीज को क्यों हासिल करूं जो इंसान ने बनाई है, बल्कि मैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जिसको भगवान ने बनाया हो, एंड दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। और जिस इंसान ने ये बात कही है वो है रॉबर्ट कियोसाकी। वो इसे गॉड्स मनी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर ही एकमात्र ऐसी कमोडिटीज हैं जिसपे ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और ना कोई मार्केट फॉल। रॉबर्ट का मानना है कि आपके बुरे फाइनेंशियल वक्त में ये गॉड्स मनी ही आपका सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी साबित हो सकती है, क्योंकि पेपर करेंसी जैसे USD, INR या जापानीज येन एक्सेस प्रिंटिंग और मार्केट इन्फ्लेशन और चेंजेस की वजह से हमेशा वैल्यू लूज करते रहते हैं। और इस नए साल पे तो रुपया मानो ऐसे गिर रहा है जैसे दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी हो। हाल ही में रिपोर्ट में पता चला कि रुपया $1 के अगेंस्ट 86.58 का हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये और भी ज्यादा गिरने वाला है। पर गोल्ड और सिल्वर बुरे से बुरे मार्केट सिचुएशन में भी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ही देख लो। एक तरफ जहाँ स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था, रुपया तेजी से बढ़ना चालू हो गया था, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गए, वहीं गोल्ड के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए। यानी एक तरफ जहाँ सारी इन्वेस्टमेंट लॉस दे रही थी, वहीं गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट था। और इतना ही नहीं, जिस तरह बैंक्स में आपका रखा पैसा आपके होते हुए भी आपका नहीं है और नहीं उस स्पीड से ग्रो पाता है जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उससे ठीक उल्टा गोल्ड एक इकलौता ऐसा एसेट है जो घर की अलमारियों में पड़े पड़े भी आराम से मार्केट इन्फ्लेशन को बीट कर देता है और सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है। शायद इसलिए धनतेरस हो या दिवाली, अक्षय तृतीया हो या फिर शादी, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड ही खरीदा जाता है। अभी हाल ही में गए 2024 का वेडिंग सीजन तो आप जानते ही हो, जिसमें सिर्फ 2 महीने के अंदर 40 लाख से भी ज्यादा शादियां पूरे भारत में हुई, जिसमें कुल 144 टन ऑफ गोल्ड खरीदा गया। यानी अगर नंबर में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 महीने में भारतवासियों ने 1.15 लाख करोड़ का गोल्ड खरीदा। और इंडियंस के लिए गोल्ड सिर्फ फाइनेंशियल एसेट नहीं बल्कि फैमिली लेगेसी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। इनफैक्ट न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाउस होल्ड के पास इस समय टोटल 21,000 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है, जिसकी आज के हिसाब से अगर वैल्यू देखी जाए तो है 175.10 लाख करोड़। पर हैरानी की बात तो यह है कि 175 करोड़ गोल्ड रिजर्व मोस्टली रिच और अपर क्लास के पास पड़ा है और हमारा मिडिल क्लास आज भी बैंक्स, FD और RD जैसे प्रोडक्ट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स मानता है, क्योंकि इनके हिसाब से अगर कोई गोल्ड खरीद रहा है या पहन रहा है तो इंसान शो ऑफ कर रहा है, अपने पैसों को फ्लेक्स कर रहा है, जबकि ये फ्लेक्स नहीं बल्कि ट्रू सेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस दिखाता है, क्योंकि यही इकलौती ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आज से 100 साल पहले भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और वेल्यूबल थी और आज से 100 साल बाद भी रहेगी। साथ ही इस गॉड्स मनी को आपका बैंक किसी और को दे भी नहीं सकता और न ही लिक्विडेट कर सकता है। अब आता है एसेट नंबर 2, स्मॉल वेंचर्स फॉर इनिशियल कैपिटल। गॉड्स मनी के बाद अगला एसेट आता है स्मॉल वेंचर यानी स्मॉल बिजनेस। ये ऐसा एसेट है जो आपके सभी शॉर्ट टर्म गोल्स भी पूरे करता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको फाइनेंशियली फ्री बना देता है। और हर वो इंसान जिसे कुछ बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए स्मॉल वेंचर्स या
स्मॉल बिजनेस बेस्ट है। दुनिया के सबसे फेमस और रिच इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपने करियर की शुरुआत स्मॉल वेंचर से की थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि इन्वेस्टमेंट जर्नी पे उन्हें चलना है, वहाँ के लिए पैसा काफी चाहिए होगा। इसलिए 6 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने अपना पहला वेंचर शुरू किया। तो 6 साल की उम्र में ही वॉरेन एक शॉप के बाहर खड़े थे और बोतल की कैप्स को कलेक्ट करते, ये जानने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं। तो फाइनली उन्हें पता चला कि कोको कोला को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना 25 सेंट्स की ये 6 पैक कोको कोला खरीदूं और इनके साथ च्युइंगम ऐड करके एक बोतल 5 सेंट में बेचूं, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यंग वॉरेन बफेट ने वैसा ही किया और डोर टू डोर जाकर च्युइंगम और कोको कोला बेचना शुरू किया। यहीं से उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई और 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी। उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उनका टारगेट था 500 न्यूज़पेपर डेली सेल करने का। शुरुआत में तो ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, पर धीरे धीरे वो इस मुकाम पर पहुंच ही गए, जिससे वो महीने के $175 अर्न करने लगे थे, जो उस समय एक मिडिल क्लास स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद उनकी पैसा कमाने की आदत और जज्बे ने उनका नजरिया ऐसा बना दिया कि मानो हर जगह वेंचर ही दिखता हो। जब वॉरेन 16 साल के थे तब उन्होंने एक बार्बर शॉप के अंदर बहुत भीड़ देखी। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी था जो एकदम परफेक्ट कटिंग करता था और बाकी सभी लोग अपनी बारी का इंतजार में बैठे बोर हुआ करते थे और कुछ लोग तो लेट होने की वजह से निराश होकर भी चले जाते थे। तभी वॉरेन को एक आइडिया आया पिन बॉल मशीन लगाने का। उन्होंने उस बार्बर से बात करी और उसकी दुकान में पिन बॉल मशीन डलवाई, जिसकी वजह से लोगों को अब एंटरटेनमेंट का सोर्स भी मिल चुका था और इससे उस बार्बर की दुकान भी चलती और साथ ही वॉरेन का बिजनेस भी चल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने और भी शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स में अपनी मशीन लगवाई और $1000 अर्न किए। अब वॉरेन बफेट का ये वेंचर स्टोरी बताती है कि करियर की स्टार्ट में अगर आपको ट्रू वेल्थ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क सीखना है तो जॉब करके बैंक्स में पैसा डालने से अच्छा है वेंचर शुरू करो। लो रिस्क और लो कैपिटल वेंचर आपका माइंडसेट डेवलप करता है और बाद में जाकर यही वेंचर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस और पैसिव इनकम का साधन भी बन सकता है। एसेट नंबर 3, द इन्वेस्टमेंट्स। स्मॉल वेंचर से पैसा इकट्ठा करने के बाद बारी आती है उन पैसों को काम पर लगाकर एक कंपाउंडेड पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने की, जो दिलाता है इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मनी मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड एक्सेट्रा। पर एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए इन सभी चीजों में इन्वेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जरूरत है कि ऐसी चीज चुनने की जो आपको कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दे सके। 11 साल के वॉरेन ने ये टेक्निक फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले सिटी सर्विस नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में तो उनको कुछ भी नहीं दिखा, पर धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा और स्टॉक्स ग्रो करने लगा। तब उन्हें समझ आई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए वॉरेन आज भी कहते हैं, माय वेल्थ हैज कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंडिया में इतने सारे इन्वेस्टमेंट सोर्स है, पर फिर भी सारे लोग अपना पैसा बैंक्स और FD में ही क्यों रखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ही किया जॉन ने भी। तो हुआ क्या कि जॉन साहब को उनके दादाजी की तरफ से 10 लाख रुपए मिले और तब उनके दादाजी ने जॉन को ये सुझाव दिया कि FD में इन्वेस्ट कर दे और 10-15 साल बाद देखना कितना पैसा बढ़ जाएगा। दादाजी ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ जॉन का कजिन ब्रदर था जानी। अब जानी एक अच्छी IT कंपनी में नौकरी करता था और उसकी सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा था। साथ ही उसे स्टॉक्स की तरफ काफी रुझान भी था। उसका मानना था कि अगर जीवन में इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर दी तो लाइफ सेट हो जाएगी। जॉब के साथ साथ जानी ने स्टॉक मार्केट पर रिसर्च चालू करी और अपने लिए 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, जहां से उसको 15 से 17% रिटर्न मिलता और उसने उठाई अपनी सेविंग्स और लगा दिए 10 लाख रुपए स्टॉक्स में। अब जॉन और जानी का एक और दूर का भाई था जिसका नाम था जनार्दन। जनार्दन की फैमिली बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह थी, ना बाप दादा की पुश्तैनी कमाई और ना महंगे कॉलेज की महंगी डिग्री। इसलिए जनार्दन एक नॉर्मल फाइनेंस कंपनी में काम करता था और उसने नौकरी के पहले दिन से फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दी। इसलिए हर महीने सैलरी मिलते 10,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से स्टेप अप करता। अब 20 साल के बाद आप देख ही सकते हो जॉन, जानी और जनार्दन किस मुकाम पर खड़े होंगे। जॉन का इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा 36,31,000 रुपए, जानी का इन्वेस्टमेंट पहुंच चुका होगा 2,31,00,000 पे और जनार्दन का इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा 1,98,00,000 रुपए। अब यहाँ चलो जानी और जनार्दन तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ बना गए, पर जॉन जिसने FD में इन्वेस्ट किया 20 साल बाद भी 36 लाख ही बना पाया। और अगर अब इस पे 6% का इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाए तो उसके 36 लाख की वैल्यू मात्र 11 से 12 लाख रुपए ही रह जाएगी, यानी घूम फिर कर पैसा वहीं का वहीं रहा। यही सबसे बड़ा फर्क है इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जॉन के FD वाले आइडिया को इन्फ्लेशन नाम का सांप ऐसा निकल गया जैसे वहाँ मानो कुछ था ही नहीं और रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाई स्टॉक्स और इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट ने। एसेट नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन सबके बाद आता है आपका अपना एसेट, जिसे आप कहीं से एक्वायर नहीं कर सकते बल्कि खुद ही जन्म देते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इकलौता ऐसा एसेट है जो आपके एक बार बनने पर लाइफ टाइम आपको और आपके आने वाली जनरेशन को बैठे बिठाए पैसा खिलाकर देता है। बस इसके लिए जरूरत है तो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया की। कुछ ऐसा ही किया क्रिएटर जॉर्ज लुकस ने। उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जो अपने टाइम में लगभग 100 साल आगे के कंसेप्ट पर बेस्ड थी। लोगों को मूवी काफी पसंद आई। 11 मूवीज की सीरीज भी बनी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी मर्चेंडाइज बनी, गेम्स बनी, टॉयज बने, यानी एक मूवी आइडिया से इतनी सारी चीजें बन गई। और दरअसल उस फ्रेंचाइजी का नाम है स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी, जिसने जॉर्ज को $8 बिलियन से भी ज्यादा अर्न करके दिया। ये दिखाता है कि अगर आप IP के थ्रू एक पावरफुल आइडिया को प्रोटेक्ट और मोनेटाइज किया जाए तो लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएट हो सकती है। IP के अंदर अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं, जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया तो उसका पेटेंट करवा सकते हो। आपने कोई फेमस ब्रांड बनाया, टैगलाइन शुरू करी तो उसका आप ट्रेडमार्क करा सकते हो। कोई बुक, वीडियो, मूवी, सॉन्ग या डिजिटल आर्ट बनाया तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो। बदलते भारत में IP का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक साल में 1,40,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप बन रहे हैं जिन्हें अपनी किसी न किसी प्रोडक्ट, कंटेंट या स्टोरी के लिए IP की दरकार रहती है। ऐसे में आप भी अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय ऐसे सेट में लगा सकते हो जहाँ से आपको लाइफ टाइम पैसों की ग्रोथ दिखे। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ई-बुक, पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो जिसका आप कॉपीराइट लेकर अलग अलग इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 5, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। इंडिया में सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की मार्केट गोल्ड माइन से कम नहीं है, पर यही सबसे इग्नोर्ड और अनटच्ड सेक्टर है। आज के समय में सभी को सारी चीजें जल्दी और सस्ती चाहिए। इसी वजह से चाहे वो गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो, पीसीज हो या मोबाइल फोन, इन सबका रीसेल मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। 2023 के एक डेटा के मुताबिक जाना गया है कि इंडिया का सेकंड हैंड क्लोथिंग मार्केट $3 बिलियन का है, जो 2032 से बढ़कर $9 बिलियन का होने वाला है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मोबाइल फोन्स का है, जिसकी रीसेल मार्केट $5 बिलियन टच कर चुकी है। ऐसे में अगर आपके पास कार्स, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा एक्सेस है तो आप स्पिनी, फलेंसो, रेंट मोजो जैसे प्लेटफॉर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी समझकर अपने लिए सेकंड हैंड प्रोडक्ट का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और साथ ही आप इसमें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ऐड करके अपने लिए स्ट्रेस फ्री बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जो आपके पैसों की सही वैल्यू लगाएगा और आप लाइनों में नहीं बल्कि लाइन आपकी शॉप के बाहर लगेगी। तो एट लास्ट पैसों को बैंक में पड़े रहने और सड़े देने की बजाय उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो या ऐसे काम पर लगाओ जहां से वो
पैसा 2 का 4 हो सके। जय हिंद।